18 अप्रैल 2008 ये तारीख क्रिकेट की किताब में एक यादगार दिन के रूप में दर्ज है। इस तारीख को क्या हुआ था? इस तारीख को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट लीग आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ था। इस लीग के पहले ही मैच में कुछ ऐसा घटा जिसने इस दिन को क्रिकेट प्रशंसकों के लिए और खास बना दिया। आईपीएल के इतिहास का पहला मैच सन 2008 को सौरव गांगुली की कोलकाता नाइट राइडर्स और राहुल द्रविड़ की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया था। इस मैच को केकेआर की टीम ने बड़े ही आसानी से जीत लिया था। गांगुली की टीम ने उस दिन द्रविड़ की टीम को 140 रन के बड़े अंतर से हराया था, लेकिन इस मैच को केकेआर की जीत के लिए नहीं बल्कि उस टीम के एक खिलाड़ी के जबरदस्त बल्लेबाजी के लिए याद किया जाता है। वो खिलाड़ी जिसने कलकत्ता की इस जीत में सबसे बड़ा योगदान दिया था, वो खिलाड़ी जिसने आईपीएल के पहले ही मैच में एक अविश्वसनीय पारी खेलकर अपना नाम आईपीएल के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया था। इस बल्लेबाज का नाम है ब्रेंडन मैकलम, जिसने उस शाम कलकत्ता के 222 रन के टोटल स्कोर में अकेले ही 158 रन ठोक दिया था। टी20 क्रिकेट में एक अकेले खिलाड़ी से इतने बड़े स्कोर की उम्मीद तब किसी को नहीं थी। उस वक्त ये आईपीएल के इतिहास में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड किसी दूसरे खिलाड़ी के नाम हो चुका है। अब ये रिकॉर्ड उस खिलाड़ी के नाम है जो कभी ब्रेंडन मैकलम के साथ केकेआर के पारी की शुरुआत करने आता था। वो खिलाड़ी जिसने मैकलम के इस रिकॉर्ड को उसी मैदान पर ध्वस्त किया जहां पर इसे ब्रेंडन मैकलम ने कायम किया था। अब और भूमिका नहीं बांधेंगे, आपके सामने हम सीधे पूरी कहानी पेश करते हैं। तो तारीख थी 23 अप्रैल 2013, दिन था मंगलवार और जगह थी बेंगलोर का चिन्नास्वामी स्टेडियम। इस मैदान पर उस रोज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की भिड़ंत पुणे वॉरियर्स से होने वाली थी। पुणे वॉरियर्स आईपीएल के इतिहास की सबसे फिसड्डी टीम। ये टीम 2011 से 2013 के बीच आईपीएल में खेली थी। 2011 और 2012 के आईपीएल में ये टीम पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे रही थी। 2013 का साल भी इस टीम के लिए कुछ अलग नहीं था। ये टीम उस सीजन भी भले अपने प्रदर्शन को सुधार नहीं पाई, लेकिन प्रदर्शन को सुधारने के चक्कर में इस टीम ने उस सीजन 7 मुकाबलों के अंदर ही 3 कप्तान जरूर बदल डाले थे। खैर, 2011 के आईपीएल के 31वें मुकाबले के लिए जब ये दोनों टीमों के कप्तानों के बीच टॉस हुआ तो सिक्का पुणे वॉरियर्स के हक में गिरा। उस सीजन एंजेलो मैथ्यूज और रॉस टेलर के बाद एरन फिंच पुणे के तीसरे कप्तान बने थे और उन्होंने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बेंगलोर की टीम से पारी की शुरुआत के लिए क्रिस गेल और तिलक रत्ने दिलशान की जोड़ी आई। पुणे की तरफ से इन दोनों बल्लेबाजों को चुनौती देने के लिए एरन फिंच ने गेंद थमाई स्विंग के किंग भुवनेश्वर कुमार को। भुवी ने अपने पहले ओवर में दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं दिया और गेल और दिलशान की जोड़ी पहले ओवर में मिलकर सिर्फ 3 रन ही बना सकी। फिंच का बतौर कप्तान बेंगलुरु पर पहला दांव सफल हुआ। फिर उन्होंने अगला ओवर ईश्वर पांडे को दिया, जो इस मैच से आईपीएल में अपना डेब्यू कर रहे थे। दूसरे ओवर की पहली गेंद खेलने के लिए क्रिस गेल स्ट्राइक पर तैयार थे। वो पहली ही गेंद से ईश्वर पांडे पर टूट पड़े। गेल ने ईश्वर पांडे की पहली 2 गेंदों पर 2 चौके बटोरे। इसके बाद बारिश हो गई और मैच कुछ समय के लिए रुक गया। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक तथ्य बता देते हैं। इससे पहले के 2 सीजन में यानी 2011 और 2012 के आईपीएल में बेंगलोर के मैदान पर 23 अप्रैल के आसपास की तारीख को खेले गए सभी मैचेस बारिश के कारण शुरू ही नहीं हो पाए थे, लेकिन पुणे को उस मैच में बारिश का सहारा नहीं मिला। कुछ देर बाद बारिश रुक गई और फिर गेल का तांडव शुरू हुआ। गेल ने ईश्वर पांडे के दूसरे ओवर की बची 4 गेंदों पर 3 और चौके ठोक दिए। ईश्वर पांडे के पहले ओवर में 21 रन आए। 2 ओवर के बाद बेंगलोर का टोटल स्कोर 24 रन हो चुका था। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए। भुवनेश्वर के लिए अच्छी खबर ये थी कि पिछले ओवर में 5 चौके लगाने वाले गेल अब नॉन स्ट्राइक पर थे। भुवनेश्वर कुमार का सामना दिलशान से हुआ और उन्होंने उस ओवर में दिलशान को रन बनाने का ज्यादा मौका ही नहीं दिया। भुवनेश्वर कुमार की सधी हुई गेंदबाजी का एक फायदा ये हुआ कि गेल पूरे ओवर नॉन स्ट्राइक पर ही रह गए और दिलशान पूरा ओवर खेलने के बावजूद मैच के तीसरे ओवर में एक बाउंड्री की मदद से मात्र 4 रन ही बना पाए। बिल्कुल इसी तरह की कसी हुई गेंदबाजी मैच का चौथा ओवर फेंकने आए अशोक डिंडा ने भी की। डिंडा ने अपने उस ओवर में 5 रन दिया। जो रन रेट ईश्वर पांडे के दूसरे ओवर के बाद 12 तक पहुंच चुका था, उसे भुवनेश्वर और डिंडा की जोड़ी ने अगले 2 ओवर में 8.25 पर ला दिया। 4 ओवर के बाद बेंगलुरु का टोटल स्कोर बिना कोई विकेट खोए 33 रन था। ईश्वर पांडे की उस पिटाई के बाद पुणे ने मैच में अच्छी वापसी की, लेकिन फिर कप्तान एरन फिंच ने एक गलती कर दी। अपने पहले ओवर में मात्र 7 रन देने वाले भुवनेश्वर कुमार से 5वां ओवर करवाने के बजाय कप्तान फिंच ने यह मौका मिचेल मार्श को दिया। फिंच का ये दाव उनकी टीम को बहुत महंगा पड़ा। गेल ने मार्च के उस ओवर में 4 छक्के और 1 चौके की मदद से
28 रन ठोक दिया। मार्च के इसी ओवर में गेल ने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी की। गेल ने अपना ये अर्धशतक सिर्फ 17 गेंदों में पूरा किया। मार्च की पिटाई के बाद फिंच ने एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार की तरफ रुख किया। एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार अपने कप्तान के भरोसे पर खरे उतरे और उन्होंने उस मैच में एक बार फिर किफायती गेंदबाजी करते हुए अपने उस ओवर में सिर्फ 1 रन ही दिया और ये 1 रन भी वाइड के रूप में आया। जहां ईश्वर पांडे ने अपने 1 ओवर में 21 और मिचेल मार्श ने 28 रन लुटाया था, वहीं भुवनेश्वर कुमार ने अपने 3 ओवर में मात्र 8 रन ही दिया था। लेकिन शायद पुणे के कप्तान एरोन फिंच गेल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखकर प्रेशर में आ चुके थे। गेल के स्ट्राइक पर आते ही फिंच जैसे समझ ही नहीं पाते थे कि किस गेंदबाज से ओवर करवाया जाए। शायद इसीलिए जब उन्हें डिंडा जैसे एक अटैकिंग फास्ट बॉलर से गेंदबाजी करवाने की जरूरत थी, जिसने अपने पहले ओवर में सिर्फ 5 रन ही दिया था, तब हड़बड़ी में आकर फिंच ने गेल के सामने स्पिनर को लगा दिया। गेल ने फिंच की इस गलती का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने 7वें और 8वें ओवर में कुल 47 रन बटोरे। ये ओवर अली मुर्तजा और खुद फिंच ने फेंका था। मुर्तजा के 7वें ओवर में गेल ने 18 रन बनाया और फिंच की धुलाई तो गेल ने इतनी बुरी तरह से की कि उस मैच के बाद फिंच ने आईपीएल में कभी कोई ओवर ही नहीं फेंका। गेल ने फिंच के उस ओवर में 4 छक्के और 1 चौके की मदद से 29 रन बनाया। 8 ओवर के बाद गेल 27 गेंदें खेलकर 95 रन पर बैटिंग कर रहे थे। गेल को अब अपनी सेंचुरी नजर आ रही थी और फिंच को डिंडा नजर आए। 9वां ओवर फिंच ने डिंडा के जिम्मे डाल दिया। डिंडा उस ओवर में विकेट की फिराक में थे और गेल अपने शतक के। डिंडा के उस ओवर की 5वीं गेंद पर जो फ्री हिट थी, उसे गेल ने स्टेडियम के बाहर भेज दिया। अंपायर के दोनों हाथ खड़े करते ही गेल मैदान पर एक हाथ में बल्ला और दूसरे हाथ में हेलमेट पकड़े मैदान पर घुटने के बल खड़े हो गए। ये उनका अपने शतक को सेलिब्रेट करने का अनोखा अंदाज था। गेल ने महज 30 गेंदों पर आईपीएल का सबसे तेज शतक जड़ दिया था। 17 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करने वाले गेल ने अगले 50 रन महज 13 गेंदों पर बना दिया। उस मैच में गेल अंत तक नॉट आउट रहे थे। उन्होंने 66 गेंदों पर 17 छक्के और 13 चौके की मदद से 175 रन की शानदार पारी खेली थी। 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर अपना शतक पूरा करने के बाद गेल के रन बनाने की गति थोड़ी कम हो गई थी। शतक के बाद अगले 38 गेंदों पर वो महज 73 रन ही बना पाए थे। गेल उस दिन भले ही पुणे के सभी गेंदबाजों की जमकर धुलाई कर रहे थे, लेकिन ल्यूक राइट के सामने उनकी एक नहीं चली। ल्यूक राइट की 13 गेंदों पर गेल उस मैच में सिर्फ 16 रन ही बना पाए थे। ल्यूक राइट के अलावा भुवनेश्वर कुमार ने भी उस मैच में पुणे की तरफ से शानदार गेंदबाजी की थी। भुवी ने अपने कोटे के 4 ओवर में सिर्फ 23 रन दिया था। टोटल स्कोर के कंटेक्स्ट में भुवी के ये आंकड़े किसी अचीवमेंट से कम नहीं थे। भुवनेश्वर कुमार और ल्यूक राइट ही पुणे की टीम से 2 ऐसे गेंदबाज रहे थे जिनके खिलाफ क्रिस गेल और बैंगलोर के बाकी बल्लेबाज ज्यादा रन नहीं बना पाए थे। भुवी और ल्यूक राइट के 8 ओवर में आरसीबी के बल्लेबाज सिर्फ 49 रन ही बना पाए थे। आपको पता है पुणे के बाकी गेंदबाजों ने मिलकर 12 ओवर में कितने रन लुटाए थे? आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। 12 ओवर में पुणे ने 214 रन दिए थे। मैच में बैंगलोर ने उस दिन 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 263 रन बनाया था। ये टोटल T20 क्रिकेट में किसी भी टीम के खिलाफ बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर था। ये तो हो गई टोटल स्कोर की बात। अब थोड़ी बात गेल और दिलशान की जोड़ी के बीच हुई पार्टनरशिप पर भी कर लेते हैं। इस मैच में दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 167 रन की साझेदारी हुई थी। इसमें गेल ने 127 और दिलशान ने 33 रन का योगदान दिया था। दिलशान उस दिन अपने रंग में नहीं थे। वो 36 गेंदों पर 33 रन ही बना पाए थे। अगर दिलशान भी उस दिन लय में होते तो बैंगलोर का ये स्कोर 300 रन के पार जा सकता था। पुणे के हिस्से उस दिन सिर्फ अफसोस ही आया। न उनके गेंदबाज आरसीबी के बल्लेबाजों को रन बनाने से रोक पाए और न ही पुणे के बल्लेबाज आरसीबी के स्कोर को चेस करने में सफल हो पाए। पुणे की पूरी टीम उस मैच में 133 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। स्टीव स्मिथ 41 रन के साथ उस मैच में पुणे के हाईएस्ट स्कोरर रहे थे। मैच के बाद जब गेल से पूछा गया कि क्या उन्हें बॉलर्स की ऐसी धुलाई करने के बाद उनके लिए दुख हो रहा है, आपको पता है गेल ने इस बात पर क्या जवाब दिया? गेल ने कहा, कभी कभी मैं भी पहली गेंद पर आउट हो जाता हूँ। मुझे गेंदबाजों से जानना है कि क्या उन्हें मेरे आउट होने पर दुख होता है। मैदान के बाहर दिखने में जितने शांत, ग्राउंड पर कदम रखते ही उतने ही उग्र। ऐसे ही हैं गेल और ऐसी ही थी उनकी ये पारी जो उन्होंने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ उस सीजन खेली थी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।